नमस्कार साथियों, के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और राजस्थान के करंट अफेयर्स से संबंधित मई माह की आज हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। यह करंट अफेयर्स की कक्षाएं विशेष रूप से चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो आयोजित होने वाली है सितंबर माह में, उसके लिए तो उपयोगी है ही, साथ में अन्य भर्तियों में जिनमें राजस्थान करंट अफेयर्स का वेटेज है, उन सभी भर्तियों के लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले है विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान मई माह में प्रारंभ किया गया था। क्या है ये अभियान, कब शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है और कहां से शुरू किया गया है, ये सारी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले अगर राष्ट्रीय स्तर की करंट की बात करें तो उस हिसाब से भी आपके लिए ये काम का रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके शुभारंभ की, शुभारंभ इसका जो शुभारंभ है वह हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह पाटिल, उनके द्वारा किया जाता है। तो इस विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 29 मई 2025 को। 29 मई 2025 को इसकी शुरुआत पुरी से की जाती है। पुरी, पुरी ओडिशा से। हम नेशनल स्तर की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की अगर हम लोग बात करें तो इस संकल्प अभियान की जो शुरुआत है वो पूरी ओडिशा से केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया जाता है। शिवराज सिंह चौहान पूर्व के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इनके द्वारा इस अभियान की है जो शुरुआत की जाती है राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत 29 मई 2025 को पूरी ओडिशा से की जाती है। लेकिन विभिन्न राज्यों के अंदर भी इस अभियान की शुरुआत इसी दिन की जाती है। और हम लोग अगर राजस्थान की बात करें, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर भी इस अभियान की शुरुआत, राजस्थान के अंदर भी इस अभियान की जो शुरुआत होती है वो आपके 29 मई को ही होती है। 29 मई को ही होती है, क्योंकि ये जो अभियान है ये संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश के अंदर 29 मई से 12 जून तक संचालित किया गया था। इसलिए इसकी शुरुआत जो होती है वो राजस्थान में भी कब होती है, 29 मई को होती है और रलावत्ता गांव से होती है। रलावत्ता गांव 29 मई को रलावता गांव से की जाती है। और रलावता गांव ये जो है ये आपके किशनगढ़ के अंदर है। किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर से इस अभियान की शुरुआत राजस्थान में होती है। राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है वो यही रखना है कि विकसित कृषि जो संकल्प अभियान है, विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इसकी शुरुआत राजस्थान से कब होती है, 29 मई को। संपूर्ण देश के जो प्रमुख राज्य हैं उन सभी राज्यों में 29 मई को यह अभियान शुरू किया जाता है। और मेजर रूप से राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की जो शुरुआत है वो पूरी ओडिशा से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जाती है। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान के अंदर इसकी जो शुरुआत होती है वो रलावता गांव है किशनगढ़ ब्लॉक के अंदर अजमेर में, वहां से की जाती है। यह जो अभियान है मोस्टली अगर इस अभियान की बात करें तो यह अभियान आपके 29 मई से, यह अभियान 29 मई से 12 जून तक संचालित किया गया है। यह अभियान 29 मई से 12 जून तक, 12 जून तक संचालित किया गया है। ठीक है ना, 29 मई से 12 जून तक संचालित किया गया है। और पीएम का एक मिशन है लैब टू हेड, है ना, लैब टू लैंड, लैब टू लैंड। ये लैब टू जो लैंड पीएम का एक अभियान है। इस अभियान के तहत, इस अभियान के तहत है जो इस संकल्प जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है ये संचालित किया गया है। मतलब किस अभियान के तहत संचालित किया गया है, आपको राष्ट्रीय स्तर से जोड़कर कैसे भी अगर पूछे तो ये ध्यान रखना है। लैब टू लैंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अभियान है लैब टू लैंड। इस अभियान के तहत है जो
इस विकसित कृषि संकल्प अभियान को चलाया गया है और इसकी शुरुआत 29 मई को होती है। 29 मई से 12 जून तक यह अभियान संचालित किया जाता है। सेंट्रल के अंदर या राष्ट्रीय स्तर की अगर हम लोग बात करें तो पूरी ओडिशा से यह अभियान शुरू होता है और राजस्थान के अंदर रलावता किशनगढ़ के अंदर इस अभियान की शुरुआत की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको है जो विकसित कृषि संकल्प अभियान के संबंध में ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे है सांगरी को जीआई टैग। सांगरी के बारे में शायद ही आप में से ऐसा कोई होगा जो परिचित नहीं हो। कोई है ऐसा जो सांगरी के बारे में नहीं जानता हो? हाँ, ऐसा वीआईपी किस्म का जिसने कभी खेजड़ी देखी नहीं है या ग्रामीण परिवेश से संबंधित उनका कोई लेना देना है नहीं, पला बड़ा यहीं हो और यहीं वीआईपी किस्म का सिटी के अंदर रहता हो तो एक अलग बात है। बाकी सांगरी के बारे में आपको ज्यादा परिचय देने की भी आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि सांगरी के संबंध में सभी आप लोग परिचित हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो संबंध है वो ग्रामीण परिवेश से है, इसलिए आप सांगरी के बारे में अच्छे से जानते हैं। बात करें अगर सांगरी की तो ये जो सांगरी जो कहाँ होती है, खेजड़ी के ऊपर होती है। खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसके ऊपर लगने वाला अगर फल बोले, सब्जी बोले, कुछ भी बोले तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सांगरी है ना, सांगरी है। आप मुझे बताएंगे कि सांगरी जब सूख जाती है खेजड़ियों पर तो उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि सूखी हुई सांगरी को क्या बोला जाता है। मतलब जो सांगरी लगी होती है वो सूखने के बाद उसी खेजड़ी से जब नीचे गिरती है, ग्रामीण जीवन के अंदर बचपन में अगर आप लोगों ने गांव में आंधियों के अंदर जीवन बिताया है तो आप सूखी सांगरी से भी परिचित होंगे, जिसको क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो सांगरी की अगर हम लोग बात करें, स्वामी केशवानंद राजस्थान के अंदर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है, उसके प्रयासों से सांगरी है इसको जीआई टैग है जो प्रदान किया गया है। जीआई टैग एक प्रकार का भौगोलिक संकेतांक होता है जो किसी वस्तु को दिया जा सकता है या किसी खाद्य सामग्री को एक विशेष पहचान दिलाने के लिए दिया जाता है। ये जो जीआई टैग होता है ये भारत के अंदर चेन्नई में इसका एक मुख्यालय बना हुआ है, उनके द्वारा दिया जाता है और ये जीआई टैग एक बार देने के बाद 10 वर्ष तक मान्य होता है। 10 वर्ष तक की इसकी अवधि जीआई टैग की होती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले कोटा डोरिया जो साड़ी है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। खाद्य सामग्री के अंदर शायद बीकानेरी जो भुजिया है इसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया है। अब सांगरी जो है इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में करंट के हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये किसके प्रयासों से दिया गया है, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान करेंगे कि स्वामी केशवानंद कृषि जो विश्वविद्यालय है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय या जो कृषि विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय के प्रयासों से सांगरी को मई 25 में क्या दिया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। मई 2025 में जीआई टैग है जो प्रदान किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग के मामले में ये राजस्थान की अगर टोटल सभी सामग्रियों की बात करें तो 22वें नंबर की वस्तु बन गई है जिसको जीआई टैग दिया गया है। लेकिन अगर उत्पाद की बात करें तो ये 17वां उत्पाद है जिसे क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। इससे पूर्व 16 उत्पादों को क्या है, जीआई टैग प्रदान किया गया था। सांगरी जो है 17वां उत्पाद है। टोटल कुल 22 प्रकार की वस्तुएं या विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद है उनको दिए गए हैं और इनमें से 17वें नंबर पर उत्पाद के मामले में 17वां उत्पाद सांगरी है जिसको राजस्थान में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सांगरी की वैल्यू अब बहुत बढ़ने वाली है। वैसे आप लोगों ने सांगरी की सब्जी भी खाई होगी और खानी भी चाहिए, बहुत स्वादिष्ट होती है। इसलिए सांगरी आम जीवन के अंदर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही के अंदर इसको जीआई टैग दिया गया। हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न आपको वन लेने ये पूछ ले कि मई 2025 में राजस्थान के अंदर कौन से उत्पाद को है जो जीआई टैग दिया गया, तो सांगरी को दिया गया। कौन से क्रम का है, तो 17वें क्रम का है। किसके प्रयासों से दिया गया है, तो स्वामी केशवानंद जो कृषि विश्वविद्यालय है इसके प्रयासों से है जो इसको सांगरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कृषक उपहार योजना के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार। कृषक उपहार एक योजना है, इसके तहत राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के हैं जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कृषक जो उपहार योजना है इसके तहत प्रथम पुरस्कार है, द्वितीय पुरस्कार है, तृतीय पुरस्कार है। इस प्रकार से जो विभिन्न खेती के क्षेत्र में उज्जवल काम करने वालों को प्रदान किया जाता है। तो ये जो कृषक उपहार योजना है अगर इसकी बात करें
तो इसकी शुरुआत तो होती है आपके 1 अप्रैल 2021 को। ये जो कृषक उपहार योजना है इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2021 को। इस योजना की शुरुआत तो 1 अप्रैल 2021 को होती है। ये बात जब आ गई है तो साथ में जोड़ के आपको ध्यान में रखना है। हालांकि योजना के हिसाब से आप इसको अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। 1 अप्रैल को आपके है जो ये क्या होती है, योजना की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत की जाती है। अब अगर बात करें इसके तहत है जो कृषक उपहार योजना के तहत है जो राज्य स्तर पर कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को क्या प्रदान किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम 3 को दिया जाता है, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है इसके वितरणकर्ता की अगर बात करें, वितरणकर्ता इसका जो वितरणकर्ता है ये है आपके कृषि विपणन विभाग। कृषि विपणन जो विभाग है वो क्या करता है, इन पुरस्कारों का वितरण करता है। और राज्य स्तर पर ये 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले इसमें 1 नंबर पर है प्रथम पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार ध्यान में रखना है, प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है, गोलू को दिया गया है। किसको दिया गया है गोलू को दिया गया। गोलू एक नाम है ना, गोलू एक नाम है, ध्यान रखेंगे। गोलू को स्थान नहीं है। गोलू को राजस्थान के अंदर कृषक उपहार के तहत मई 2025 में जो प्रथम पुरस्कार दिया गया है। और प्रथम पुरस्कार जो गोलू को दिया गया है ये गोलू है कोटा जिले के, कोटा जिले के हैं। इसके तहत जो राशि प्रदान की जाती है वो 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की राशि है जो प्रदान की जाती है। देखो अब ट्रेंड चल रहा है पुरस्कार का नाम के साथ में, हो सकता है कथन कारण में आपको पुरस्कार की राशि पूछ ले, कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं, ऐसा कुछ भी है जो पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। तो गोलू व्यक्ति का नाम है, गोलू को दिया गया है, कोटा से संबंधित है गोलू। इनको कृषक उपहार योजना के तहत राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार है जो दिया गया है। दूसरा है द्वितीय पुरस्कार। द्वितीय पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार की अगर बात करें तो ये द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है ओम प्रकाश को। द्वितीय पुरस्कार जो है ये दिया गया है आपके ओम प्रकाश को। ओम प्रकाश है हनुमानगढ़ जिले के, ओम प्रकाश हनुमानगढ़ जिले के हैं। इनको क्या दिया गया है, द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये ध्यान में रखना है। और इसकी राशि रहती है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। सबकी राशि ध्यान में रहे नहीं रहे, लेकिन प्रथम पुरस्कार की आप अच्छे से ध्यान में रखना, 1.5 लाख रुपए इसकी राशि रहती है। और द्वितीय पुरस्कार की प्रथम की रहती है 2.5 लाख रुपए। अब है तीसरा पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार। तृतीय पुरस्कार ये दिया गया है राम भरोसे को। किसके भरोसे काम है, राम भरोसे। तो राम भरोसे को क्या दिया गया है, तृतीय जो पुरस्कार है वो दिया गया है। और ये हैं आपके कोटा जिले के, कोटा जिले के हैं। इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है, इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। ये बातें आपको इस योजना के संबंध में, इस कृषक योजना के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार के संबंध में ध्यान में रखनी है। 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार गोलू को दिया गया है, तृतीय पुरस्कार राम भरोसे को दिया गया है। तो नाम थोड़े से अजीब है और याद भी हो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप क्लास देखेंगे, वापस हाथ से लिखेंगे, अच्छे से याद होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है। तो ये बातें भी आप अच्छे से ध्यान में रखें। इसके बाद में है विश्व ताइक्वांडो कैडेट चैंपियनशिप 2025। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। विश्व ताइक्वांडो, अब देखो विश्व का नाम आया है, आप कह रहे हो सर आप राज्य स्तर का करंट पढ़ा रहे हो, लेकिन विश्व, अब देखो राज्य का कोई खिलाड़ी है, कोई प्लेयर है, वो अगर अच्छा प्रदर्शन विश्व स्तर पर करता है तो हमें वो अंतरराष्ट्रीय घटना भी अच्छे से ध्यान में रखनी है, भले ही वो राजस्थान से संबंधित हो। तो विश्व के करंट के अंदर भी ध्यान में रखना ही है साथ में, लेकिन राज्य स्तर के अंदर भी उसको विश्व से जोड़कर पूछा जा सकता है। तो इस ताइक्वांडो प्रतियोगिता की अगर बात करें, इसका जो आयोजन किया जाता है ये किया जाता है मई 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात जो देश है इसके अंदर इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, विश्व ताइक्वांडो जो कैडेट चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, आपके संयुक्त अरब अमीरात में किया जाता है। अब हम लोग इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं,
क्योंकि राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, राजस्थान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छे प्रदर्शन के साथ में कांस्य पदक भी जीता है। नाम है इनका रघुराज बिश्नोई, रघुराज बिश्नोई, रघुराज, ये रा साथ में कैसे आ रहा है, हाँ, रघुराज बिश्नोई हैं। इन्होंने क्या किया है, इस ताइक्वांडो कैडेट चैंपियनशिप के अंदर क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। इसलिए ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर रघुराज की बात करें तो ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित हैं, राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है। अंडर 25 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर, किसमें इवेंट की अगर बात करें तो अंडर 25 किलोग्राम, अंडर 25 केजी भार वर्ग के अंदर इन्होंने क्या किया है, ये आपके कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक का मतलब इस टूर्नामेंट में, इस ताइक्वांडो प्रतियोगिता के अंदर वो तीसरी पोजीशन पर रहे हैं रघुराज बिश्नोई। अच्छा प्रदर्शन किया है और कांस्य पदक है जो जीता है राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है। नाम अच्छे से ध्यान में रखना, हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट है आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण करंट के हिसाब से, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ऐसे जो भी खेलों का आयोजन होता है, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, चाहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो, किसी भी प्रकार के ऐसे जो गेम खेलो इंडिया के तहत आयोजित हो रहे हैं या फिर आपके जो नेशनल गेम्स आयोजित हो रहे हैं, वो सारे के सारे अति महत्वपूर्ण होते हैं आपके करंट के हिसाब से। ये बातें बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग भी सबसे पहले बात करेंगे इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के बारे में इसके आयोजन के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन, इसके अगर आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन होता है आपके 4 से 15 मई तक, 4 से 15 मई 2025 तक इसका आयोजन बिहार के अंदर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बिहार के अंदर इसका आयोजन होता है। सबसे पहले सबसे मोटी बात आपको अच्छे से ये ध्यान में रखनी है, 4 से 15 मई, हम राजस्थान का करंट अफेयर्स जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन नेशनल का किसी एग्जाम के अंदर आ रहा है तो उसमें भी डायरेक्ट प्रश्न आपसे किया जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हाल ही के अंदर कहाँ किया गया था, तो मई 2025 में इसका आयोजन बिहार के अंदर होता है। लेकिन एक इवेंट ऐसा होता है जिसका नाम है शूटिंग, एक इवेंट ऐसा होता है जिसका नाम है शूटिंग, जिसका आयोजन दिल्ली के अंदर किया जाता है, जिसका आयोजन दिल्ली के अंदर किया जाता है। ये थोड़ा सा आप अलग से ध्यान में रखेंगे। शूटिंग जो गेम है इनका आयोजन कहाँ हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था, ना कि बिहार में, है ना। शूटिंग रेंज अच्छे से दिल्ली के अंदर बनी हुई है। तो एक जो गेम था ये आपके कहाँ होता है, दिल्ली के अंदर आयोजित होता है। अगर बात करें इसके संस्करण की, संस्करण, तो इसका जो संस्करण था ये था आपका 7वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। तो ये बात भी आपको साथ में ध्यान में रखनी है कि इसका 7वां जो संस्करण है ये आयोजित किया गया है। अब बात हम लोग राजस्थान की स्पेशली करेंगे। राजस्थान का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, राजस्थान का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान ने जो कुल पदक है, जो कुल पदक है वो कितने जीते हैं। एक बात तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, डायरेक्ट वन लाइनर आपसे ये पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते हैं, तो राजस्थान ने कुल पदक जीते हैं 60, कुल पदक जो जीते हैं 60 जीते हैं। और इन 60 पदक में से 24 तो आपके स्वर्ण पदक है, 24 तो आपके स्वर्ण पदक है, ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। देखो स्वर्ण पदक टोटल पदकों में से अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण पदक का रेशियो कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 24 स्वर्ण पदक जीते हैं और 12 कांस्य पदक जीते हैं, सॉरी 12 रजत पदक जीते हैं, 12 रजत जीते हैं और 24 ही आपके कांस्य जीते हैं। तो कांस्य और स्वर्ण का अनुपात तो बराबर है, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। टोटल 60 में से 24 स्वर्ण है, 12 रजत है और 24 आपके क्या है, कांस्य पदक हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। पदक तालिका में, पदक तालिका के अंदर जो राजस्थान का स्थान है, पदक तालिका में जो राजस्थान का स्थान है वो रहा है आपके तीसरा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान 60 पदकों के साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में तीसरे नंबर पर रहा है। एक बात ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। और अगर बात करें राजस्थान ने इसमें सर्वाधिक पदक कौन से इवेंट में जीते हैं, सर्वाधिक जो पदक है तो कौन से इवेंट में जीते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखो ये बातें भी पूछी जाती हैं
जैसे नेशनल गेम्स हुए थे, नेशनल गेम्स में राजस्थान ने वुशु खेल के अंदर सर्वाधिक पदक जीते थे। तो इसी प्रकार खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, इसमें साइकिलिंग के अंदर राजस्थान ने सबसे ज्यादा है जो पदक जीते हैं। साइकिलिंग के अंदर सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, 14 पदक, कुल 14 पदक राजस्थान ने जीते हैं। इसमें से 9 आपके स्वर्ण है, 9 आपके स्वर्ण पदक है। टोटल कितने पदक जीते हैं? 14 जीते हैं, जिसमें से स्वर्ण कितने आपके? 9 हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 2 रजत हैं, 3 कांस्य हैं, ये भी अगर ध्यान में रखना है तो भले रख लो। 2 रजत व 3 कांस्य पदक भी जीते हैं। टोटल आपके 14 हो गए ना, 2 3 5 9 14। 14 पदक राजस्थान ने साइकिलिंग के अंदर जीते हैं, कुल पदक साइकिलिंग अकेले इवेंट के अंदर। और सर्वाधिक जो पदक है वो भी आपके साइकिलिंग के अंदर ही जीते हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात इसके संबंध में ये ध्यान में रखनी है कि निशानेबाजी में, तो अभी शूटिंग की हम लोग बात कर रहे थे, शूटिंग का जो इवेंट है वो दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। इसी शूटिंग की इवेंट में निशानेबाजी के अंदर ओवरऑल चैंपियन जो होता है, ओवरऑल जो चैंपियन का अवार्ड है वो राजस्थान जीता है। ओवरऑल चैंपियन राजस्थान बना है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओवरऑल चैंपियन राजस्थान बना, किस इवेंट में बना है? आपके निशानेबाजी शूटिंग के अंदर राजस्थान ओवरऑल चैंपियन बना है। इसमें राजस्थान ने 7 पदक जीते हैं, 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 आपके गोल्ड हैं, 3 स्वर्ण पदक है। इतनी बात भी ध्यान रह जाती है तो बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान साइकिलिंग में सबसे ज्यादा पदक जीतता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, लेकिन निशानेबाजी में ओवरऑल चैंपियन रहता है। ओवरऑल चैंपियन का जो खिताब है वो निशानेबाजी में जीता है। ठीक है। और सैफ डी मिशन राजस्थान का एक और ध्यान में रखना है, तो रख लीजिए आप सैफ डी मिशन। सैफ डी मिशन, इस इवेंट में जो सैफ डी मिशन थे राजस्थान की ओर से, वो थे आपके रणविजय सिंह चंपावत। रणविजय सिंह चंपावत, ये नाम भी आप ध्यान में कर सकते हैं कि रणविजय सिंह जो चंपावत थे वो राजस्थान के इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साथ में सैफ डी मिशन रहे हैं। यह भी बात आप ध्यान में रख सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हम केवल अभी राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, जब नेशनल स्तर की बात करेंगे तब पदक तालिका में पहले दूसरे पर जो अच्छा प्रदर्शन है उनके भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी केवल और केवल राजस्थान के करंट अफेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें ये बात आप जरूर ध्यान में रखना कि इसका आयोजन 4 से 15 मई 2025 को बिहार के अंदर होता है। शूटिंग के इवेंट है वो आपके दिल्ली के अंदर होते हैं। संस्करण ये 7वां है। राजस्थान ने कुल 60 पदक जीते हैं, जिसमें से 24 स्वर्ण पदक जीते हैं। सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में और निशानेबाजी के अंदर ओवरऑल चैंपियन का खिताब भी राजस्थान ने जीता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ पदक आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं, जैसे स्वर्ण पदक विजेता। स्वर्ण पदक विजेताओं के कुछ नाम हैं, हो सकता है कभी इन नामों को जोड़ के आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछे गए। आरपीएससी ने तो खूब पूछे हैं और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भी पूछ लें, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमारे को ये बातें भी ध्यान में रहनी चाहिए। स्वर्ण विजेता कौन कौन रहे हैं, प्रमुख खिलाड़ियों के नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। एक तो आपके हैं अश्विन भारद्वाज, एक आपके हैं अश्विन जो भारद्वाज है, इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अश्विन जो भारद्वाज है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और कौन से इवेंट के अंदर जीता है? जुडो के अंदर। जुडो के अंदर 81 किलोग्राम भार वर्ग में अश्विन भारद्वाज ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। एक नाम ये ध्यान में रखना है। दूसरा है बबनूर। बबनूर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। बबनूर जो है ये भी जुडो खेल से संबंधित है और इन्होंने भी स्वर्ण पदक। हम जो बात कर रहे हैं सारे खिलाड़ी स्वर्ण विजेता खिलाड़ी हैं। ठीक है। इसके बाद में अभिनव चौधरी, मयंक चौधरी, आदित्य जाखड़, ये जो तीनों खिलाड़ी हैं, अभिनव चौधरी, मयंक चौधरी और आदित्य जाखड़, तीनों ने शूटिंग के अंदर, ये जो मयंक चौधरी है इन्होंने कुल इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, दोनों शूटिंग के अंदर जीते हैं। तो इन्होंने शूटिंग में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। मयंक चौधरी और प्राची जो है शूटिंग में मिक्स के अंदर भी क्या जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये मयंक चौधरी का नाम आप इधर नोट कर सकते हैं। और आदित्य और अभिनव जो चौधरी है इन्होंने भी शूटिंग के अंदर क्या जीता? आपके स्वर्ण पदक जीता है। बात करें अंश की, तो हैमर थ्रो के अंदर, किसमें? हैमर थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हरिओम ने वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन के अंदर, है ना, भारोत्तोलन के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हंसराज दयाल, ये आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड 2000 आपके 25 के अंदर प्रश्न पूछा था अभी हाल ही के अंदर जून माह में, कि हंसराज दयाल ने जो स्वर्ण पदक जीता है डिस्कस थ्रो के अंदर, और इनका जो स्कोर था वो था 63.18 मीटर, 63.18 मीटर इनका स्कोर रहा है। प्रकृति
शर्मा है, इन्होंने तलवारबाजी के अंदर जीता। देखो ये गेम अलग निराले गेम है, पूछे जा सकते हैं। तलवारबाजी हो गया, योगासन हो गया, इन गेमों का आप अच्छे से ध्यान रखें। तो प्रकृति शर्मा ये अच्छे से नाम ध्यान रखें, इन्होंने इस यूथ गेम्स के अंदर तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। और एक आपके हैं ऋतिक, विश्नोई व उज्जवल, इन्होंने योगासन में स्वर्ण पदक जीता है। ये कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस इवेंट के अंदर क्या जीते हैं, इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। साइकिलिंग की अगर बात करें तो साइकिलिंग में हर्षिता जाखड़, ये नाम वेरी इंपोर्टेंट करके ध्यान रखना है आपको, स्टार करके। हो सकता है आपसे ये नाम पूछा जाए। हर्षिता जाखड़ ने एक नहीं, दो नहीं, 3 स्वर्ण पदक साइकिलिंग के अंदर है जो जीते हैं, इसलिए ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आदित्य जाखड़, रामा अवतार और सीताराम, इन्होंने भी साइकिलिंग के अंदर क्या जीता है, आपके स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ही तर्ज पर एक और गेम्स ऐसे आयोजित होते हैं। खेलो इंडिया के बहुत सारे गेम्स आयोजित होते हैं, पैरा होते हैं, यूथ होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं। इसी प्रकार खेलो इंडिया बीच गेम्स है ना। बीच का मतलब होता है यहाँ मध्य का नहीं, है ना। अपने बीच का जो मध्य की बात होती है वो बीच नहीं, यहाँ बीच का मतलब किनारा। जो कौन सा किनारा, समुद्र का जो किनारा होता है, तो समुद्र के किनारे लुप्त उठाने के लिए इस प्रकार का जो खेल है इनका आयोजन किया गया है बीच गेम्स का। तो ये जो संस्करण है ये पहली बार है जो ये बीच गेम्स से इनका आयोजित हो रहा है। इससे पहले खेलो इंडिया के तहत बीच गेम्स का आयोजन नहीं हुआ। तो पहली बार कोई चीज होती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। तो पहली बार जो चीजें होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अच्छे से आप इसको ध्यान में रखेंगे। हम सबसे पहले इसकी बात ही करेंगे कि संस्करण इसका जो संस्करण है वो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इसका संस्करण मैंने बता ही दिया क्या है, पहला संस्करण है, मतलब पहली बार है जो इसका आयोजन किया गया है। इससे पहले है जो इसका आयोजन कभी नहीं किया गया था। बीच गेम्स खेलो इंडिया के तहत पहली बार आयोजित हुए हैं। अगर इसके आयोजन की बात करें, अगर आयोजन की बात करें तो इसका जो आयोजन होता है वो मई के अंदर होता है। आयोजन इसका मई 25 के अंदर आपके होता है दमन व दीव में। दमन व दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर है जो इस प्रकार के खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहली बार है जो आयोजन किया गया है। अब हम लोग बात राजस्थान की करेंगे, क्योंकि हमारे लिए राजस्थान इसमें महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा है, या राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने है जो इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये बात भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एक तो राजस्थान की बीच कबड्डी की टीम गई थी, बीच कबड्डी की टीम। वैसे कबड्डी के अंदर राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा रहता है। राजस्थान के टक्कर में अगर कबड्डी के अंदर कोई है तो हरियाणा है, हरियाणा की टीम अच्छा प्रदर्शन करती है। तो इस बीच कबड्डी में राजस्थान ने क्या जीता है, आपकी रजत पदक जीता है। राजस्थान ने रजत पदक जीता है बीच कबड्डी टीम ने। बीच कबड्डी जो टीम गई थी, इस कबड्डी टीम ने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है, रजत पदक जीता है और फाइनल के अंदर हरियाणा से ही हारे हैं। फाइनल में ये जो बीच की कबड्डी की टीम है ये हरियाणा से हारी है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान के जयपुर के खिलाड़ी हैं रवि चौधरी। जयपुर के रवि चौधरी ने 80 से 85, रवि चौधरी ने 80 से 85 केजी भार वर्ग, रवि चौधरी ने 80 से 85 केजी भार वर्ग और इनके साथ में है अजय चौधरी। ये नाम देखो स्पेशली आपको ध्यान में रखने हैं। और इन्होंने क्या किया है, 70 से 75 केजी भार वर्ग, 70 से 75 केजी भार वर्ग में पैचक सिलाट, एक इवेंट है पैचक सिलाट में क्या किया है, कांस्य पदक जीता है। पैचक सिलाट में कांस्य पदक जीता है। ये नाम अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं। देखो पदक भले ही कौन सा ही आए, कांस्य आए, स्वर्ण आए, वो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे जो इवेंट है वो पहली बार आयोजित हो रहे हैं। तो ऐसे इवेंट में प्रश्न आपसे किया जा सकता है। तो राजस्थान का प्रदर्शन, राजस्थान की बीच जो कबड्डी टीम है वो तो यहाँ क्या जीतती है, आपके रजत पदक जीतती है, हरियाणा से फाइनल में हार जाती है। लेकिन दो स्पेशली नाम जयपुर के खिलाड़ी हैं, एक रवि चौधरी है, एक अजय चौधरी है। इन्होंने 80 से 85 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर और इन्होंने आपके 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर है जो कांस्य पदक जीता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। कांस्य पदक का मामला आपको अच्छे से है जो ध्यान में रखना है। तो ये जो बातें हैं बहुत बढ़िया तरीके से देखो, पहले भी बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आपको भर्तियों का दौर है, बहुत महत्वपूर्ण दौर है आपके लिए। वर्ष जो 2025 से 26 है ये आपके लिए इतने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं
इनमें आप पीछे रह गए तो फिर पीछे रह जाओगे। ये करंट जो सबसे बड़ी समस्या रहती है, इसका समाधान आप वीडियो को अच्छे से देखें और नोट्स बनाएं, है ना। भर्तियां बहुत नजदीक हैं और आपका हितैषी आपके मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आपका पढ़ाई का मन नहीं लगता है तब एक बार आप जरूर मनन करिएगा, एक बार जरूर मनन करिएगा कि आपके माता पिता ने आपको शहर के अंदर किस लिए भेजा है, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं और आप क्या कर रहे हैं। आप अपने को स्वयं के अंदर खोजिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप जो काम करने के लिए आए हैं उसमें कितने दूर हैं या कितने पिछड़ रहे हैं और क्यों पिछड़ रहे हैं। वो कारण आप खुद मनन करेंगे तब पता चलेगा। और मैं हर बार कहता हूं कि आपका आइडियल जो है वो आपके मम्मी पापा हैं और कोई नहीं है, उनको ही आप अपना आइडियल बनाइए। अपने माता पिता का चेहरा हमेशा आपके दिल और दिमाग के अंदर रहना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई है जो आसानी से हो पाएगी। आप लाइब्रेरी में अगर जुड़े हुए हैं तो लाइब्रेरी को मत छोड़िए, कोई कमरे का कोना पकड़ के रखा है तो उसको बहुत अच्छे से पकड़ के रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। नहीं तो इधर उधर की बातें हजार हैं, सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए आप कम से कम सोशल मीडिया का उपयोग करें और जहां तक हो सके नहीं करें, है ना। और अपना आइडियल अपने मम्मी पापा को बनाकर अच्छे से जो पढ़ाई करते रहें, तभी है जो सफलता मिलेगी। एक बार असफल होने से भी निराश नहीं हो। लोगों का एक क्राइटेरिया होता है, लोग ये देखते हैं कोई भी भर्ती उसकी मेरिट कितनी गई है तो 160 नंबर गई है, तो 160 से ऊपर वाले को बधाइयां मिलती हैं, 59 पॉइंट कुछ है वो रह गए तो रह गया। उसकी असफलता को कोई नहीं पूछेगा कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, भाई क्यों नहीं हुआ इसका मतलब आप हारे हुए हो। तो आपको हारना नहीं है, जीतना है, और जीतने के लिए जी जान लगाना पड़ेगा, है ना। इसलिए लगे रहिए और पढ़ते रहिए। चलते हैं हम लोग आगे। आगे है आपका ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के संबंध में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है इसका आयोजन। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, इसका जो आयोजन है वो किया जाता है 4 से 6 मई को। 4 से 6 मई 2025 को है जो इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर के अंदर किया जाता है। राजस्थान के जयपुर के अंदर किया जाता है। एक बात तो अच्छे से ये ध्यान में रखनी है, ग्रेट इंडियन जो ट्रेवल बाजार है का आयोजन जो होता है 4 से 6 मई को जयपुर के अंदर होता है। और अगर इसके संस्करण की बात करें तो इसका जो संस्करण है वो है आपके 14वां संस्करण, इसका 14वां है। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है ना। इसका आयोजन 4 से 6 मई 2025 को जयपुर के अंदर, और इसका जो संस्करण है वो आपके 14वां है। बात करें इसके आयोजनकर्ता की, आयोजनकर्ता ध्यान में रखना है अच्छे से। इसका जो आयोजनकर्ता है वो एक तो आपके पर्यटन विभाग है राजस्थान का, पर्यटन विभाग राजस्थान, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, व FICCI, CCI का नाम यहाँ भी साथ में अच्छे से ध्यान में रखना है। FICCI के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन है जो किया गया है, संयुक्त तत्वाधान में, है ना। FICCI को भी साथ में ध्यान रखना है ना। CCI है तो सब कुछ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके आयोजनकर्ता का पर्यटन विभाग राजस्थान और केंद्रीय जो पर्यटन मंत्रालय है और FICCI जो है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से है जो इस ग्रेट इंडियन के जो ट्रेवल बाजार जयपुर में है, इसके 14वें संस्करण का आयोजन 4 से 6 मई को किया गया है। ठीक है। इसके बाद में है प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र। प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र राजस्थान के अंदर बहुत सारे हैं जो प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र खोले जा रहे हैं या खोले गए हैं पूरे भारत के अंदर। और जो ये दिव्यांश केंद्र हैं विशेष रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के लिए है जो इस प्रकार के केंद्रों की स्थापना की जा रही है। और इसके तहत जो प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र है इसका जो उद्घाटन हाल ही के अंदर जो किया गया है वो आपके किया गया है 19 मई को। 19 मई 2025 को है जो इसका उद्घाटन कोटा में किया जाता है ना। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री जो दिव्यांश केंद्र है का उद्घाटन 19 मई 2025 को कहाँ किया जाता है,
कोटा के अंदर किया जाता है। और कोटा के अंदर किया जाता है तो सामान्य बात यह भी ध्यान में रखनी है कि कोटा के जो सांसद है, कोटा के जो सांसद है ओम बिरला, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कोटा के जो सांसद हैं ओम बिरला, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और वर्तमान में कितने केंद्र स्थापित हो चुके हैं? वर्तमान में ऐसे 45 केंद्र है जो स्थापित हो चुके हैं। 45 केंद्र स्थापित हो चुके हैं या स्थापित किए जा चुके हैं ना, स्थापित किए गए हैं। इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके 100 का रखा गया है, लक्ष्य 100 का रखा गया है। और कितने स्थापित हुए हैं? वर्तमान में 45 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से जो लक्ष्य जो रखा गया है वो तो रखा गया है आपके ऐसे 100 केंद्र स्थापित करने का। प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र जो है, ऐसे 100 केंद्र बनाने का जो लक्ष्य है वो केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है, जिसके तहत आपके 45 केंद्र स्थापित किए गए हैं। और कोटा जिले में 19 मई को हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इनके द्वारा राजस्थान के कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये बात भी अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके बाद में एक नाम है गीता सामोत। गीता सामोत की अगर बात करें, चर्चित नाम है CISF जो विभाग होता है, CISF विभाग के अंदर गीता जो सामोत है वो एक उप निरीक्षक पद पर है, उप निरीक्षक पद पर है। और हाल ही के अंदर मई माह में ये चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पर इन्होंने भारत का जो झंडा है वो फहराया है, मतलब माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली ये पहली CISF की उप निरीक्षक महिला भी हैं, इसलिए ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये नाम इसलिए भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित हैं, ये हमारे राजस्थान से संबंधित है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि गीता सामोत कौन है, तो ये CISF जो विभाग है, CISF विभाग में क्या है? उप निरीक्षक है, उप निरीक्षक पद पर है, एक ये ध्यान में रखना है। और हाल ही में, हाल ही का मतलब मई, हम मई का करंट पढ़ रहे हैं, मई 2025 में इन्होंने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट, माउंट जो एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। तिरंगा फहराने का मतलब हुआ कि माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। माउंट एवरेस्ट चोटी पर ये हाल ही के अंदर मई 2025 में चढ़ी है। और इस चोटी पर चढ़ने वाली CISF की प्रथम महिला अधिकारी हैं, प्रथम महिला अधिकारी हैं, ये भी अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हमारे लिए राजस्थान करंट अफेयर्स के हिसाब से ये क्यों इससे बना है? क्योंकि ये राजस्थान के सीकर जिले की हैं, राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित हैं, राजस्थान के सीकर जिले से हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित हैं। हाल ही के अंदर इन्होंने माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की है। तो ये नाम बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, गीता सामोत, गीता सामोत नाम ध्यान में रखना है। CISF में उप निरीक्षक जो पद है इस पर लगी हुई है। और माउंट एवरेस्ट पर हाल ही के अंदर मई में, और मई में अगर तारीख आपको ध्यान रखनी है तो 19 मई है ना, 19 मई 2025 को ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ती हैं। और ऐसा करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में है देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक। रेलवे को क्या करना है? टेस्ट करना है। और देश का पहला हाई स्पीड है, देश का पहला हाई स्पीड। हाई स्पीड का मतलब हुआ तेज गति से चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनको चेक करने के लिए एक प्रकार का ट्रैक बनाया गया है। ट्रैक का मतलब पटड़ी होता है, एक प्रकार की पटड़ी है जो राजस्थान के अंदर बनाई जा रही है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और राजस्थान में भी जो आपके जोधपुर जयपुर रेलवे मार्ग है, इसी रेलवे मार्ग पर ये देश का पहला हाई स्पीड रेलवे ट्रैक है जो निर्माण किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आपके लिए चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि एक तो ये जयपुर जोधपुर रेलवे मार्ग पर, जयपुर जोधपुर जो रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग पर निर्माणाधीन है, रेल मार्ग पर निर्माणाधीन है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जयपुर जोधपुर जो रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग पर ये देश का पहला हाई स्पीड जो रेलवे ट्रैक है वो बनाया जा रहा है। एक बात तो ये अच्छे से ध्यान रखनी है। और लगभग ये आपके जयपुर का जो सांबर है, जयपुर का जो सांबर क्षेत्र है, इस सांबर के पास में ही, सांबर के पास में ही इसको बनाया जा रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जयपुर के पास जो सांबर एरिया है, इस सांबर एरिया के पास में ये जो रेलवे ट्रैक है इसका निर्माण किया
जा रहा है। अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो लगभग ये आपके जो ट्रैक है वो 64 किलोमीटर लंबा है, 64 किलोमीटर लंबा है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो लागत आने वाली है, वो आएगी 967 करोड़ रुपए, 967 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मतलब 967 करोड़ रुपए में ये हाई स्पीड जो रेलवे ट्रैक है ये तैयार होगा। और ये तैयार होने के बाद में 220 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, ट्रेन है, इनकी टेस्टिंग करेगी। 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो ट्रेन चलेगी, उनकी हाई स्पीड रेलवे जो ट्रेन की स्पीड है उसको टेस्ट किया जाएगा इस ट्रैक के ऊपर। तो ये बात अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। वैसे परिवहन से संबंधित भी टॉपिक है तो अच्छे से आप ध्यान में रख सकते हैं। और केंद्र का भी मुद्दा है तो सेंट्रल या राष्ट्रीय स्तर के करंट के हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं। जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर है, जयपुर के पास में जो सांबर एरिया है वहां पर निर्माणाधीन है, 64 किलोमीटर लंबा बनेगा और लगभग इसकी लागत 967 करोड़ रुपए है जो आने वाली है। ठीक है, इसके बाद में नाम है KR श्रीराम। वेरी इंपोर्टेंट नाम है आपके लिए, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश हाल ही के अंदर इनको क्या किया गया है? राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं या बनाए गए हैं। ठीक है, एक बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे, 43वें मुख्य न्यायाधीश बने हाल ही के अंदर राजस्थान के। इन्होंने जो स्थान लिया है वो आपके जो MM श्रीवास्तव पहले राजस्थान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनका स्थान लिया है। उनका जो ट्रांसफर है वो मद्रास हाईकोर्ट कर दिया गया है, मद्रास जो हाईकोर्ट है वहां कर दिया गया है। और मद्रास हाईकोर्ट से इनका स्थानांतरण किया है राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो ये कहां से आए हैं? ये आए हैं आपके मद्रास उच्च न्यायालय से, है ना। मद्रास उच्च न्यायालय से क्या किया, इनका ट्रांसफर किया गया है। एक बात तो ये ध्यान रखना है कि मद्रास उच्च न्यायालय से स्थानांतरण के द्वारा, है ना, स्थानांतरण के द्वारा इनको क्या किया गया है? स्थानांतरण के द्वारा इनको राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है ये हाई कोर्ट के, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, इसका मुख्य न्यायाधीश हाल ही के अंदर इनको नियुक्त किया गया है, इनकी ट्रांसफर की गई है, इनका स्थानांतरण किया गया है मद्रास हाई कोर्ट से। और मद्रास हाई कोर्ट से ये आए हैं अपने राजस्थान के अंदर। और इन्होंने जो शपथ ली है वो शपथ ली है आपके जुलाई के अंदर। शपथ जो ली है वो 21 जुलाई को ली है, 21 जुलाई 2025 को इन्होंने क्या ली है? शपथ ली है। ये भी आप अच्छे से ध्यान कर लेना। शपथ इन्होंने जुलाई माह के अंदर ली है और मई माह के अंदर है जो इनका स्थानांतरण लगभग होता है। ठीक है ना, जुलाई माह के अंदर इन्होंने शपथ ग्रहण किए। के श्रीराम नाम ध्यान रखना है। राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश किसका स्थान लिया है? तो MM श्रीवास्तव का, MM श्रीवास्तव का है जो इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, ये बातें आपको के श्रीराम के बारे में भी ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है कंवरलाल मीणा। ये नाम भी हाल ही के अंदर बहुत चर्चा में रहा है, कंवरलाल मीणा। कंवरलाल मीणा की अगर बात करें तो ये अंता से विधायक थे, है ना। कहां से विधायक थे? अंता का है 12 के अंदर, है ना। गैस आधारित परियोजना भी है अंता के अंदर। तो अंता 12 जो है यहाँ के ये क्या थे? विधायक थे। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि अंता 12 से विधायक थे, लेकिन मई के अंदर, है ना, मई 2025 में इनको क्या किया है? इनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो समाप्त कर दी गई है। किसने की है? राजस्थान के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी ने क्या कर दिया है? इनकी विधानसभा की जो सदस्यता है, विधानसभा की जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी है। विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी है, मतलब ये वर्तमान के अंदर विधायक नहीं रहे, है ना। किस कारण की है? तो इनका जो कारण रहा है वो रहा है आपराधिक। किस कारण की है? तो इनका जो कारण है आपराधिक दोष सिद्धि। आपराधिक दोष सिद्धि के कारण इनको क्या किया है? विधायक की इनकी समाप्त हो गई है। विधायक अब ये नहीं रहे हैं, ये अंता 12 से विधायक बने हैं। और ऐसा होता है कि किसी की सजा अगर 2 वर्ष से अधिक हो जाए, किसी विधायक की सजा 2 वर्ष से अधिक हो जाए तो वो अपने आप ही क्या है? विधायक रहता ही नहीं है, उनकी विधायकी समाप्त हो जाती है।
तो अगर बात कंवरलाल मीणा की करें, इनकी पूर्व की घटना है, लगभग ऐसा है 2005 की है ना, 2005 के अंदर का मामला है उप सरपंच चुनाव का। उप सरपंच का चुनाव था, इस उप सरपंच चुनाव का मामला है 2005 का। इस समय क्या किया था, ये भी थोड़े बॉस बने थे, थोड़े क्या बहुत बड़े बॉस बने थे। उप सरपंच चुनाव में पुनः जो मतगणना होती है, इस मतगणना को लेकर वहां के एसडीएम थे जिनका नाम था रामनिवास मेहता। रामनिवास मेहता, इनके ऊपर इन्होंने गन तान दी, इनके ऊपर क्या कर दी, पिस्तौल तान दी कि भाई पुनः मतगणना करनी पड़ेगी, नहीं तो यहीं उड़ा दूंगा। ये किसने कहा है, ये हमारे कंवरलाल मीणा ने, 2005 की घटना है, उसमें एसडीएम थे रामनिवास मेहता। नाम तो सुना ही होगा आपने, रामनिवास मेहता, जो वर्तमान में सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं आपके आरपीएससी के सचिव जो रामनिवास मेहता है, वो यही एसडीएम रामनिवास मेहता। अब तो पेपरों के अंदर बैंड बजा रहे हैं, और कंवरलाल मीणा भी, उनकी भी बैंड बज चुकी है। तो उसकी वजह क्या थी, रामनिवास मेहता ही थे, इन्होंने रामनिवास मेहता की क्या की थी, पिस्तौल तानी थी। कोई उप सरपंच जो उपचुनाव हो रहे थे उनको लेकर ये मामला बताया जा रहा है, और ये मामला इतने समय से कोर्ट के अंदर चल रहा था। आखिरकार है जो रामनिवास का जो पक्ष है वो मजबूत रहा, जीत गए, और इनकी सजा है जो 2 वर्ष से अधिक हो गई। और सजा जब 2 वर्ष से अधिक हो जाती है तो वो विधायक रहते नहीं है, इनकी विधायक की चली गई है। और वर्तमान के अंदर राजस्थान की विधानसभा में अब 199 विधायक हैं। वैसे राजस्थान में जब चुनाव होते हैं तब भी 200 सीटों पर नहीं हो पाते हैं पिछले कुछ समय से। एक न एक विधायक है वो चुनाव होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई भी खड़ा होता है वो, उसकी वजह से चुनाव भी 200 सीटों पर एक साथ नहीं होते हैं। लेकिन वर्तमान में विधानसभा के अंदर भी 199 विधायक हैं। कंवरलाल मीणा अब वर्तमान में विधायक नहीं रहे हैं, ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद में है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह, ये नाम भी अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। दिव्य कीर्ति सिंह की अगर बात करें तो एक तो ये घुड़सवारी की खिलाड़ी है, घुड़सवारी। दिव्य कीर्ति सिंह की अगर बात करें तो ये घुड़सवारी की खिलाड़ी है, घुड़सवारी की महिला खिलाड़ी है, ये ध्यान में रखना है। और घुड़सवारी की महिला खिलाड़ी है ना, महिला खिलाड़ी है। अब हम इनका नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हाल ही के अंदर घुड़सवारी में ये एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है, एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि हाल ही के अंदर एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। और राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है, तो ये राजस्थान के नागौर जिले की है, राजस्थान के नागौर जिले की। एक बात ये ध्यान में रखना है। दूसरा बात अगर बात करें तो 2022 के अंदर क्या होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं। इस एशियन गेम्स में है ना, इस एशियन गेम्स में इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था घुड़सवारी के अंदर, घुड़सवारी के अंदर स्वर्ण पदक जीता था 2022 एशियन गेम में। उसके बाद में दिव्य कीर्ति सिंह है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। और 2024 के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यह भी ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि मई 2025 में एशिया की नंबर 1 घुड़सवारी की खिलाड़ी है जो बन गई है आपके दिव्य कीर्ति सिंह, जो नागौर से संबंधित है, घुड़सवारी की राजस्थान की महिला खिलाड़ी है। कहीं कहीं आपको जयपुर मिलेगा, का जन्म स्थान है वो नागौर से संबंधित है, वर्तमान जो निवास है वो जयपुर के अंदर हो सकता है, लेकिन जिला इनका नागौर है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये आपके दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब है प्रदेश का पहला आपके ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा आपको ध्यान में रखना है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि ग्रीनफील्ड क्या होता है ना। फील्ड का मतलब वैसे क्षेत्र होता है, और ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा। लेकिन ऐसे अर्थ नहीं निकालना है। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि वर्तमान की जो सिटी का आबादी क्षेत्र है उससे हटकर बाहरी क्षेत्र के अंदर नया जो हवाई अड्डा तैयार किया जा रहा है, जो वर्तमान की जो पर्यावरण है उसको भी ध्यान में रखकर जो हवाई अड्डा तैयार किया जा रहा है, उन हवाई अड्डों को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के अंदर शामिल किया जाता है। तो राजस्थान का जो पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है वो कोटा के अंदर बन रहा है, कोटा जिले के अंदर बन रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखेंगे। चतुर्थ श्रेणी के अंदर आपके परिवहन आ रहा है, तो परिवहन के अंदर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और मई के अंदर फाइनली इसको मंजूरी दे दी गई है, मई के अंदर इसको फाइनली मंजूरी दे दी गई है। कोटा में पहले शंभूपुरा स्थान आता था, शंभूपुरा कोटा में है जो राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बन रहा है। डायरेक्ट 1 लाइनर प्रश्न यही पूछेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बाकी इसके संबंध में कोई अलग से स्पेशल बातें नहीं है। अगला है सौम्या गुर्जर। सौम्या गुर्जर की अगर बात करें तो ये एक टेनिस खिलाड़ी है,
और हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही के अंदर श्रीलंका में, है ना, श्रीलंका के अंदर अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट, है ना, अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता में सौम्या जो गुर्जर हैं, प्रतियोगिता में सौम्या गुर्जर ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। ये नाम आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। स्वर्ण पदक जीता है सौम्या गुर्जर की अगर बात करें तो ये राजस्थान से संबंधित है। श्रीलंका के अंदर अंडर 12 के अंदर इन्होंने क्या जीता है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और ये राजस्थान के जयपुर की हैं, राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित हैं। ये बात भी बोलेंगे आप, साथ में ध्यान में रख लेना, सौम्या गुर्जर। तो आज की क्लास में इतना ही। वही करंट अफेयर से संबंधित राजस्थान करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास हमारी पूरी होती है। धन्यवाद।